कभी धरने पर, तो कभी सड़कों पर, तो कभी ज्ञापन। क्या है यह दाहोद का पूरा मामला? इसी के ऊपर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में हमारे साथ मौजूद है आदिवासी समाज के जागरूक कार्यकर्ता केतन कुमार बामनिया। मैं आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं और आपकी मीडिया को भी मैं जोहार कहता हूं। जोहार। जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ राजेश सिसोदिया। तो आइए हम सीधी बात आदिवासी समाज के युवा कर्मठ एवं जागरूक कार्यकर्ता, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज हित के लिए हमेशा अपनी लड़त को लड़ते हैं और समाज में जो शोषण कुरीतियां है उन्हें दूर किस प्रकार से किया जाए, उसी में हमेशा अपने जीवन को व्यापन करने वाले ऐसे केतन कुमार बामनिया हमारे बीच में है। उनसे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। तो केतन कुमार बामनिया साहब, पहले तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि कल की हम ये बात करें तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में समाज के नौजवान हमें दाहोद शहर में दिखाई देते हैं और काफी भाई बहन और मौजूद थे। तो क्या था मामला वो? जो ये अभी 15-20 दिन से चल रहा है, ऐसे थोड़ा अंदरूनी माहौल तो ये 1 साल से चल रहा है, जब से ये रेलवे कारखाना, जो यहाँ हम लोग रेलवे कारखाना ही बोलते हैं यहाँ पर ट्राइबल में जी। तो उस कैंपस में, पूरे कैंपस में यहाँ पर सीमेंस कंपनी आई हुई है। वो जर्मन की है जी। जर्मन की कंपनी है। यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी है उनके। तो ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर बीते दिनों यहाँ पर आदिवासी महासभा का आयोजन हुआ था। उसका जो मुख्य जो थे वो यहाँ के जो वड़ा प्रधान अपने भारत देश के, उन्होंने ये बात उस सभा में रखी थी, आदिवासी महासभा के, यानी यहाँ पूरा आदिवासी महापंचायत था, उसमें ये बात रखी थी कि यहाँ पर हम लोग आपको सीमेंस कंपनी दे रहे हैं, वो आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं, वो उसमें हम 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगारी देंगे। ये आपके लिए हम एक पूरा प्रोजेक्ट आपको गिफ्ट करके जा रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि आपने बताया वड़ा प्रधान में तो साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बातचीत हो रही है। तो जब मोदी साहब यहाँ पर आए थे कुछ साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि 20,000 करोड़ की सौगात एक भेंट के रूप में मैं दाहोद को दे रहा हूँ। तो वो उनका एक सपना भी था। तो उसमें आपको कहाँ दिक्कत आ रही है अभी? ये सपना उन्होंने जो दिया था, तो उस समय से लेके पूरे दाहोद डिस्ट्रिक्ट में उस समय से ऐसा हो रहा था कि उस समय जो भेंट सौगात मिली है, उसका यहाँ पर जो ज्यादातर लोग बेरोजगार है, तो उनको एक रोजगारी मिलेगी, एक आशा लेके उस समय से लेके जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है सीमेंस कंपनी का यहाँ पर, तो लगेगा कि अब ये शुरू होगा तो इससे 10,000 लोगों को रोजगारी मिलेगी उन लोगों को। तो ये बात सुन के लोग अभी तक यहाँ चालू क्यों नहीं हुआ है, और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन भी नहीं। जो रोजगारी से क्या तात्पर्य आपका? रोजगारी किस प्रकार की रोजगारी यहाँ पर कैसे, जैसे पूरा एक इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट पूरा खड़ा हो रहा है यहाँ पर, तो वहां पर रोजगारी का तो हेतु 10,000 से ज्यादा लोगों का रहेगा, तो बहुत सारे रहेंगे, लेबर रहेंगे, सिक्योरिटी रहेंगी। तो मुझे अब लेबर की आपने बात करी, तो लेबर कहाँ के थे यहाँ पर? लेबर दाहोद के तो लेबर थे ना? लेबर सभी लोग दाहोद के ही है। बराबर। यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, अरे पूरे गुजरात में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, वो सब लेबर दाहोद की ही है। तो स्पेशल फॉर ऐसा नहीं है कि दाहोद में सिर्फ लेबर ही मिलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल स्टडी किए हुए है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है ना, और एडमिनिस्ट्रेटिव में भी बहुत सारे लोग हैं जो आर्ट्स में और कॉमर्स में स्टडी कर रहे हैं। उन सबकी भी तो सोचना चाहिए ना, ओनली फॉर लेबर ही ये अपना दाहोद डिस्ट्रिक्ट लेबर ही देगा, ऐसा सोचने में अभी यहाँ का एजुकेशन है, जो लोग यहाँ पर बैठे रोजगारी मांग रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट का इंतजार है, और इस प्रोजेक्ट अगर जैसे शुरू होता है और इसमें यहाँ लोगों की भर्ती नहीं होती है, तो नाराजगी तो रहेगी थोड़ी बहुत। नहीं, जैसे आपने कहा कि 10,000 लोगों को कम से कम यहाँ पे नौकरी पे रखा जाने वाला है, बराबर। तो मुझे ये बताइए कि क्या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20,000 करोड़ की एक जो भेंट है वो उन्होंने यहाँ पर दी है, साथ ही साथ में हमारे लिए तो बहुत एक गौरव की बात है ना कि दाहोद के अंदर एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण और पल हमारे लिए मौजूद है।
ये बात तो है, इसके हिसाब से तो हर लोगों में यही तो उम्मीद है कि इतने लोगों को रोजगारी मिलेगी। पर ये अभी जैसे यहाँ के जो 9 यूनिट स्टार्ट है, 9 में से एक यूनिट स्टार्ट नहीं, हो गया है। रोजगारी की मैं बता दूं, काफी लोग जो जितने भी अधिकांश लोग दाहोद सीमेंट्स ये जो फैक्ट्री कहते हैं इसके अंदर जो कार्यरत है वो अधिकांश दाहोद के ही तो है। दाहोद की है, पर अभी आप जिस पर नजर लगा रहे हो वो ज्यादातर आप लोग ऐसा कि वो लेबर है, या मजदूरी कर रहे हैं वहां पर, हम्म, ज्यादा रोजंदार की तरह काम कर रहे हैं। हम्म, तो उन पर आपकी नजर है, और जो जितने भी लोग अभी कुछ सिक्योरिटी है उन पर आपकी नजर है। हम्म, बाकी हम लोगों की नजर पूरी पूरा जो प्रोजेक्ट है, तो पूरा प्रोजेक्ट में जितने लोग लगेंगे, तो अभी लेबर जो काम कर रहे हैं तो लेबर 200 से 300 लेबर है। पर वो भी इसमें क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री स्टार्ट होती है तो जैसे ही कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता है ना, तो पहले एचआर डिपार्टमेंट यहाँ आ जाना चाहिए, ताकि उनकी लीगली वहां पर एंट्री हो। पर आज तक जो देखा गया है हमको, कहीं एचआर डिपार्टमेंट में जो काम होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट यहाँ कर क्या रहा है यही पता नहीं चल रहा है। कोई डॉक्यूमेंट ले रहा है, कोई लेबर पर ले रहा है, कि कोई सिक्योरिटी का ले रहा है। तो सिक्योरिटी में भी कौन सी एजेंसी वर्क कर रही है, बड़ौदा की काम कर रही है, मुंबई की काम कर रही है। तो ये सब यहाँ अभी थोड़ा सभी लोग असमंजस में है कि यहाँ पर सिस्टम कैसे भर्ती होती है, इसी में ही असमंजस है। तो आपने जो अभी शब्द बोले हैं कि कुछ एजेंसियां सिक्योरिटी की बात करी, हम्म, वडोदरा, अहमदाबाद या महाराष्ट्र की जो आप बात हाँ, कर रहे हो, तो हम्म। क्या आप चाहते हो कि क्या यहाँ का ठेका आप लोगों को मिल जाए? ऐसा कुछ तो मन में नहीं चल रहा आपके? ठेके की जो बात है वो या यहाँ का जैसे मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट हम्म, आपको लोगों को मिल जाए हाँ, हाँ। और आप लोगों के पास में हो एजेंसी और आप उसके माध्यम से लोगों को काम दे, ऐसा तो नहीं सोच रहे आप? नहीं, इसमें ऐसा क्या है कि जैसे यहाँ पर अभी जो एजेंसी जितनी भी है, वो इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, वो भर्ती प्रक्रिया अभी भी जैसे यहाँ पर जितने भी है, जैसे ये रेलवे कारखाना है, आज तक वहां जितनी भी एजेंसी आई है, जैसे जिनको जिसको टेंडर मिला है, वो टेंडर जैसे मिला है, समझ लो कि एक सैंपल दे रहा हूँ कि ये अभी लेबर वाला जो लास्ट टेंडर था, वो मिला है लखनऊ वालों को। हम्म, अब लखनऊ वाले यहाँ आएंगे नहीं, वो एक सेकंड पार्टी को देते हैं, भोपाल वाले को। भोपाल वाले तीसरी पार्टी को देते हैं, बड़ौदा वाले को। फिर चौथा जो यहाँ का जो दाहोद का जो लोकल रहता है, वो इस पर वर्क करता है। यानी वहां से जो लेबर का जो सैलरी पैकेज है, वो यहाँ आते 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 40 या 50% हो जाता है। तो यानी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है, तो उसका खुद का यहाँ पर खुद खुद आए और खुद करे, बहुत अच्छी तरीके से करे। यह कि आज तक तो हमने कारखाना में भी यही देखा है कि जो टेंडर मिल रहा है वो तो सीधा आता नहीं है, बाईपास ही लोग रहते हैं, यहाँ कौन टेंडर चला रहा है वही पता नहीं रहता है ना। और जो जिसका भी टेंडर रहता है उसका भी एक अलग, यानी एजेंसी हो या टेंडर हो, तो उसका एचआर डिपार्टमेंट कहाँ है, वो तो यहाँ होता नहीं जी। है ना। तो यहाँ जो लोकल जो भर्ती रहती है ना, वो यहाँ फोर्थ पर्सन के हाथ में रहती है। लखनऊ की एक कंपनी को टेंडर मिलता है, फिर वह लखनऊ की कंपनी उस टेंडर को देती है मध्य प्रदेश के भोपाल को, फिर मध्य प्रदेश के भोपाल वाले कांटेक्ट करते हैं गुजरात राज्य के बड़ौदा, अहमदाबाद, बड़ौदा या अहमदाबाद, फिर वो वहां के लोग उसको योजना के अंतर्गत लेते हैं और वो लोग लोकल यहाँ पे जो स्थानीय जो टेंडर भर सके ऐसे लोगों से वो बातचीत करते हैं। मतलब जो लखनऊ की कंपनी है, कहने का तात्पर्य है कि वो वहां बैठी है, वो यहाँ कभी आ नहीं रही है, लेकिन वो जो उसको पैसा जा रहा है, भोपाल आ नहीं रहा उसको पैसा जा रहा है मध्य प्रदेश, वडोदरा अहमदाबाद आ नहीं रहा उसको जा रहा है, वो लोग लोकल है, वो फोर्थ पार्टी हो गया, चौथा पर्सन हो गया, और उसके बाद जो वर्कर को मिलता है अंदाजित 50% पैसा वर्कर का कम हो गया जो वहां पर नौकरी करते। तो यही है कहना चाहते तो ये जो सर, मतलब आप चाहते हो कि यहाँ के लोकल लोगों को टेंडर मिले? टेंडर नहीं, टेंडर में जो टैलेंट होता है, टेंडर का जो पूरा यानी वो ग्राफिकल होता है कि क्या क्या इनमें रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है, वो तो पूरा इंडिया में कोई भी कर सकता है, पर उसका सीधा होल्ड यहाँ पर होना चाहिए। और वो लोग सीधे, पर उनका भी एक एचआर डिपार्टमेंट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, और उसका भी कनेक्टेड यहाँ के जो हमारा जो कलेक्टर कचेरी है, नहीं तो जो रोजगार कचेरी है, उनके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि यहाँ लोग सीधे उसमें भर्ती फॉर्म जो है
है ना, वो उसमें भर सके, उसका यहाँ का लोकल लिंक होना चाहिए। आज ये पूरा 1-2 साल हो गया है, पूरा ये प्रोजेक्ट 2022 से बात शुरू हुआ था, 2025 आ गया, पर फिर भी यहाँ पर ऐसी कोई लिंक नहीं है। लिंक है तो हैदराबाद की है, मुंबई की है, जो सीमेंस का खुद का एचआर डिपार्टमेंट है वहां पर, तो वहां से लिंक आती है। तो ये लिंक में कौन कहाँ किस एजेंसी में जाता है वही पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग ये चाहते कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हियर एचआर डिपार्टमेंट। ये कहना चाहते हैं कि जो एक वेबसाइट होती है उसमें एक लिंक होती है, लोग अपनी डिटेल वहाँ अपलोड करते हैं। हाँ। तो यहाँ जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो काम करने के इच्छुक है, अपने बायोडाटा को वहाँ अपलोड करते हैं, उन्हें यह पता नहीं चलता है कि वो किस एजेंसी के तहत चल रहा है, राइट? हाँ। तो यहाँ पता नहीं चल रहा। तो ये यूं कहना चाहते हैं कि एचआर यहाँ पर हो, उनका हेड ऑफिस यहाँ पर हो, हाँ। और यहाँ से वो सारी चीजें हो। तो मुझे बताइए कि क्या आपके मन में तो ऐसा नहीं चल रहा है कि आप खुद मतलब ये एजेंसी को ले, ऐसा तो नहीं चल रहा आपके ग्रुप के मन में? एजेंसी को लेने से ज्यादा हमारी जो डिमांड है यहाँ से, यानी जो हमारे गुजरात राज्य सरकार ने एक परिपत्र किया था 1995 में, तो उसमें किया था कि 85% लोकल लोगों को रोजगारी मिले। यानी जो भी कंपनी आती है, जो भी इंडस्ट्री आती बिल्कुल है, सही है, क्योंकि तो उसमें 85% लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है कोई एजेंसी को कवर करने का और ये उसमें ठेका कवर करने का ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ के लोकल लोगों को सीधी रोजगारी मिले, 85% से ज्यादा लोगों को रोजगारी मिले। और जिसमें जो इंडस्ट्रियल है पीपीपी मॉडल होता है ये पूरा, तो पीपीपी मॉडल के हिसाब से, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड के हिसाब से इनकी स्थिति परिस्थिति और यहाँ का जो अवलोकन होता है उसके हिसाब से प्राइवेट और जो पब्लिक का पार्टनरशिप होता है ना, ये पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, जो पीपीपी मॉडल बोलते हैं, इसमें यहाँ का पब्लिक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है, उनको सबसे ज्यादा नौकरी रोजगारी कैसे मिल सकती है। तो ये पीपीपी मॉडल शुरू हुआ तब से लेकर आज तक यही इसका काम रहा है। तो अभी जो दिख रहा है, तो जो सीधा पब्लिक के पास आना चाहिए वो पब्लिक के पास नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल वाया 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 हाँ, घूम फिर के आ रहा है। पीपीपी का मॉडल का मतलब यही था कि सीधा जो अपने को जॉब सर्वेंट चाहिए, तो जॉब सर्वेंट सीधा, है ना, पब्लिक सीधा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब होता है कि सीधा कनेक्टेड टैलेंटेड लोगों के साथ कनेक्टेड हो सके अपन, है ना। तो ये बात पीपीपी मॉडल में तो है ही। और ये ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड के हिसाब से ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जो रेलवे कैंपस के अंदर चल रहा है, रेलवे के प्रॉफिट के लिए चल रहा है। तो रेलवे वालों ने भी ये जगह तो सीमेंस कंपनी को दी है, पर गवर्नमेंट से लिए। तो हम लोग जो सिस्टम चाहते हैं, तो यहाँ पर जो पूरी एचआर डिपार्टमेंट हो, तो वो एचआर डिपार्टमेंट यहाँ का जो टेक्निकल है, जो आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है, उनसे कनेक्टेड हो, नहीं तो फिर ये अपना जो रोजगार कचेरी है उनसे कनेक्टेड हो। तो ये लिंक के हिसाब से यहाँ पर लोग है, बहुत सारे यहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं। मैं आपकी एक बात काटूंगा, जो आपने रोजगार कचेरी की बात करी, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड अपने जिले की रोजगार कचेरी से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि अपन वहाँ पे सब सारे विद्यार्थी आफ्टर +2 या 10 के बाद उनका वो डिटेल्स सबमिट करते हैं। क्योंकि स्थानीय 85% रोजगारी हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ के जो गुजरात राज्य सरकार के हिसाब से जो अपना रोजगार कचेरी चलता है उसके साथ कनेक्टेड होना ही चाहिए, ताकि यहाँ के लोकल लोगों का मतलब उनको एक जानकारी मिले कि रोजगार कचेरी में कितने आए हैं और कितने यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात कही बामने साहब का कहना है कि रोजगार कचेरी से यह कनेक्टिविटी होना चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे बताइए कि कल जो इतने लोग आए थे, तो कल आपकी क्या योजना थी? यही थी जो उस समय कल रेल मिनिस्ट्री आई थी। तो रेल मिनिस्ट्री में क्या है कि हम लोगों को एक जो ज्ञापन हमने तैयार किया था, तो ज्ञापन हमको देना था, पर जो पूरा टाइम टेबल इतना बिजी था कि जो लीगली तरीके से हमको जो टाइम टेबल में हमारा शेड्यूल सेट करना था 4-5 सेकंड का था, वो नहीं हो पा रहा था। तो हम सीधे नहीं मिल पा रहे थे, तो इसके हिसाब से वो ज्ञापन हम नहीं दे पाए। पर जैसे अब थोड़े दिन बाद नहीं दे पाए से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जो टाइम टेबल जो सेट नहीं हो पा रहा था, तो इनका नहीं, उनके टाइम टेबल में तो जो दाहोद का साफ तालाब है वो था नहीं, वो नहीं था, फिर भी वो साफ तालाब में गए। पर हमारा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ का उन्होंने अंदाजित आधा घंटा तो वहाँ पर उन्होंने लिया होगा, अंदाजित मैं कह रहा हूँ। हमको तो क्या वो आपके साथ सेट नहीं हो पा रहे थे?
हम लोगों ने जिससे ये टाइम सेट करने के लिए बोला था, कौन थे वो जिनसे अपने टाइम सेट करने के लिए बोला? अपना CWM साहब है, उनको भी हमने बोला था, यहाँ रेलवे का CWM रहता है, उनको भी हमने बोला था कि हमको ये 4 सेकंड चाहिए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस प्रशासन रहता है उसमें भी DYSP सर है, उनको भी हमने बोला था कि हमको ये ज्ञापन देना है, सीधा हैंड टू हैंड देना है, और प्रेजेंट रह के अगर हमको दे सकते हैं तो ये हमारी बात है, तो वो उनके तक पहुंच जाएंगी। पर जो पूरा शेड्यूल टाइम में लास्ट तक शाम तक यही रहा कि ये अभी आपके पास ये अभी ये नहीं मिल सकते हैं। 85% की हम बात करें कि यहाँ के स्थानीय नागरिकों को रोजगार मिलना चाहिए, तो यदि आपको यहाँ पर एक ज्ञापन देने का समय नहीं मिला तो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि भविष्य में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा? ये मेरा सवाल है आपसे। ज्ञापन अगर नहीं भी दिया है और नहीं भी लिया है तो इससे ये नहीं होता है कि यहाँ 85% से ज्यादा लोग यहाँ भर्ती नहीं होंगे। ये हम दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि इनके लिए हम लोग क्योंकि रेल मिनिस्टर में उन्होंने भी ये कहा कल कि यहाँ पर सभी जितने लोग हैं सभी लोकल ही काम कर रहे हैं। यहाँ जो ये कारखाना बना है यही के ईंट के भट्टे से आया था, ईंट यहाँ की है, सीमेंट यहाँ का है, सरिया यहाँ का है, ये विदेश से तो बाहर से आ नहीं गया है, बराबर। अभी तो शुरू रॉ मटेरियल की बात हो रही है, ये सब रॉ मटेरियल है जी। अब रॉ मटेरियल के लिए कोई बॉम्बे नहीं जाएगा, बराबर, कोई रॉ मटेरियल के लिए दिल्ली नहीं जाएगा, है ना। ये सब ये मजदूर भी बोल रहे हैं, इसमें भी ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये लोग रॉ मटेरियल बोल रहे हैं सबको, बराबर, कि ये तो सब लोकल ही है, तो ये तो लोकल ही रहेंगे। अरे लोकल नहीं होते तो ये लोग जैसे अहमदाबाद में प्रोजेक्ट डालते तो भी ये दाहोद के ही रहेंगे, बराबर, क्योंकि मजदूर सबसे ज्यादा यहीं पर है और इनका तो 100% तो रिक्वायरमेंट करना ही है, तो वो तो है ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो आज से लेके ये अभी तक के जो समय में इतने सारे लोग यहाँ पर पढ़े लिखे भी है, तो उन पर भी नजर करनी चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि सर पढ़े लिखे की आपने बात करी, तो जो टैलेंट की हम बात करें, यदि विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट में जाना चाहिए उसके अंदर वो लायकात या योग्यता भी होना चाहिए। योग्यता की मैं ये बात करना चाहता हूँ जी, क्योंकि योग्यता के अनुसार ही तो काम मिलेगा सर। हाँ, तो जैसे एक बात मैं पुरानी बताऊं कि यहाँ पर जो रेलवे कारखाना की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय पर, ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे कारखाना है। तो उस समय जब भर्ती हुई ना, तो सबसे ज्यादा लोग यहीं के लोकल ट्राइबल थे। अच्छा। और वो ट्राइबल थे, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो यहाँ पर शुरू में मजदूरी करने आए, अपने जो खेत औजार होते हैं, जो पावड़ा टिकम बोलते हैं यहाँ पर, वो लेके आए। वो सब अनपढ़ ही थे, बराबर। तो इन लोगों को शुरुआत में लोकल बेस पर, उस समय का भी प्रावधान है कि शेड्यूल 5 एरिया में जितने भी लोग हैं उनको लोकल मजदूरी से लेके वहां पर अगर ट्रेन करना हो तो ट्रेन करो। अच्छा। उनके लिए स्पेशली यानी एक प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट बनाओ और उसको तैयार करो, और ताकि उन लोगों को रोजगारी मिल सके। तो मेरी बात मतलब आप यूँ चाह रहे हो कि अगर अनट्रेन है तो उनको यहाँ पे बुला के ट्रेन किया जाए। मैं ये बोल रहा हूँ कि टैलेंट की जो वैल्यू है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के जो अनपढ़ लोगों की बता रहा हूँ मैं। ये वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहा हूँ, वो भले ही अनपढ़ है, पर हमने लास्ट जो 2006-7 में भी देखा था, जो कुछ लोग उस समय लास्ट में जॉब कर रहे थे, लास्ट में तो ऐसे लोग भी थे कि जो आज के नए पढ़े लिखे लोग जो है, वो अगर स्प्रिंग गेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका अगर उसको जैसे मैप करना पड़ता है, तो जैसे उसके लिए टेक्निकल में वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर से वो डिजिटल मैप कर सकता है। तो वर्नियर कैलिपर से जो डिजिटल मैप होता है ना, उसका जो एक्यूरेसी नहीं होता है ना, इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी ये जो यहाँ के जो अनपढ़ लोग है ना, वो डायरेक्ट लिख के देते थे कि इसमें इतना गैप है, इसमें इतना गैप है। तो वो क्या है, धीरे धीरे वो प्रैक्टिकल होते 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 उसमें वो टैलेंट आ गई, ताकि ये ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, वो लास्ट तक पूरा एशिया में सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग और सबसे ज्यादा बेहतरीन काम दिखाने वाले उस समय के अनपढ़ लोग, जिनको टैलेंट कैसे आई, तो प्रैक्टिकल के हिसाब से आई और इसके हिसाब से आई। तो मैं ये जो यहाँ का जो सीमेंस प्रोजेक्ट है, सीमेंस प्रोजेक्ट में आज 9 यूनिट की बात चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें एक यूनिट ऐसा भी होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे जो अप्रेंटिस वाले लोग रहते हैं, तो अप्रेंटिस में जो
मैं कॉलेज वाला प्रोजेक्ट फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सबमिशन होता है 6 महीने 4 महीने का, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 1 साल का अप्रेंटिस का जो यहाँ गवर्नमेंट का रेशियो है वो अलग बात है, मैं पीपीपी मॉडल के हिसाब से बोल रहा हूँ। जी अप्रेंटिस का रेशियो बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें प्रैक्टिकली हो और प्रैक्टिकली के हिसाब से इसमें भर्ती हो, जी जी ताकि सबसे ज्यादा लोकल लोगों को प्रॉफिट मिले। बाकी टैलेंट तो हर जगह से ज्यादा, जितनी आप मजदूरों में देख रहे हो, मैं इससे ज्यादा मैं यहाँ के एजुकेशन वालों में भी देख रहा हूँ कि इनमें टैलेंट है। और वो टैलेंट कहीं ना कहीं जैसे आज तक नहीं दिखी है, पर ये प्रोजेक्ट पास में आया है तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो केतन कुमार बामने जी से हमारी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा अगर टैलेंट की हम बात करें तो जो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, टैलेंट की हम बात करें, तो सच में यहाँ पर जो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और किस प्रकार से जमाना आगे बढ़ रहा है और भी आगे जमाना बढ़ रहा है, तो टैलेंट दाहोद के अंदर हमारे लोगों में बहुत ही टैलेंट है और इस समय टैलेंट युवा दिखाने के लिए भी तैयार है। बस उनको एक मौका चाहिए, मौका मिलना चाहिए, उनको मैदान मिलना चाहिए और मैदान वो जरूर पास करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये मैं तो डिपार्टमेंट से, सरकार से और यहाँ के रेल मंत्री से और सभी से क्या आह्वान है, दावत से भी क्या आह्वान है आपका? हम लोग तो पूरा रेल मिनिस्ट्री और जो सीमेंस के जो जितने भी होद्देदार है पूरे भारत में है और यहाँ पर जो काम करेंगे और जितनी भी एजेंसियां जो यहाँ पर काम करेगी, उन सबसे हमारा तो बहुत गहरी गहरी सोच से बता रहे हैं कि निवेदन भी है हमारा तो जी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा लोकल लोगों की भर्ती होनी चाहिए। पहले जो फर्स्ट प्रावधान रहेगा वो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के लोगों का रहेगा, ताकि उनको रोजगारी मिल सके। और यहाँ का जो इश्यू है वो पलायन का इश्यू है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो सकता है, जी 5% 10% में कम हो सकता है। और जितनी भी एजेंसी आई और जितने भी जैसे बाहरी काम आते हैं, जैसे कोई बाहर लेथ मशीन से, सीएनसी मशीन से, सीएनसी लेथ से काम कर रहा है, तो उसमें भी वो कंपनी का एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के लोकल लोग आपके पास है तो वो काम आपको मिलेगा। नगर नहीं है और आप बाहर से लाते हो तो इससे ज्यादा यहाँ के लोकल लोग का एग्रीमेंट होना चाहिए उस एजेंसी का, है ना। तो ये सीधा 85 से ज्यादा लोग यहाँ पर रोजगारी मिल सकती है। दूसरा, एचआर डिपार्टमेंट यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट होना चाहिए। और बाकी जो यूनिट है उसमें बहुत सारे टेक्निकल होगा, इलेक्ट्रिक होगा, फायर होगा, सेफ्टी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एचआर डिपार्टमेंट में रहेगा। तो एचआर डिपार्टमेंट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों यहाँ की लोकल भर्ती हो। और ये टेक्निकल वाली बात कर रहा हूँ तो दाहोद से इतने सारे लोग प्राइवेट में भी पूरे भारत में जॉब करते हैं, जिनका भी यार 30-50 पर किसी का 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी का 25 ईयर का एक्सपीरियंस है, वो सभी लोग दाहोद डिस्ट्रिक्ट के हैं जो आज पूरे भारत में है। तो इन लोगों को भी फिर अपने पूरे दाऊद में आने का मौका मिल सकता है। तो इन सब का भी यानी ध्यान रखना चाहिए। तो और दूसरी बात की लोकल भर्ती है, इस पर हम लोग 2-3 बार तो इकट्ठे हो गए हैं। जैसे एक यूनिट शुरू हुआ है, दूसरा यूनिट अगर शुरू होता है और एचआर डिपार्टमेंट नहीं आता है तो हम लोग भारी संख्या में जो रेल पूरा जो कैंपस है उनमें हम जाएंगे। और हम लोग रेल मिनिस्ट्री में तो जो ज्ञापन दिया उसमें हमारा तो अभी रिसीव नहीं हुआ है, पर हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि 85% से ज्यादा लोगों की भर्ती हम कराएंगे ही कराएंगे, किसी भी हाल में कराएंगे। क्योंकि ये पीपीपी मॉडल है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो रेशियो है वो रेशियो में यहाँ के लोकल जॉब सर्वेंट 85% से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जो सीमेंस के होद्देदार हैं उनको भी कहते हैं और रेल मिनिस्ट्री में जितने हैं उनको भी कहते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, शेड्यूल 5 एरिया है, और जो शेड्यूल 5 एरिया के हिसाब से करना ही सर करना ही पड़ेगा। क्या आप फोर्स दे रहे हो या धमकी दे रहे हो, क्या है ये? नहीं, जो परिपत्र के हिसाब से है, गवर्नमेंट का जो रूल्स है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। हम लोग गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके फॉलो कर रहे हैं। और उसके आगे की अगर जैसे कोई प्राइवेट कंपनी अपना खुद का कवर करना चाहती है, कोई एजेंसी ऐसा है खुद का कवर करना चाहती है और अपने ही लोगों को जैसे लाना चाहती है, हम लोग गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि पीपीपी मॉडल में जो रहता है ना, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में जैसा रहता है उसी तरह से लोकल की भर्ती होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया था, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। जी बताइए। जो जाइडस जो कैंप यहाँ पूरा हॉस्पिटल है,
जायडस हॉस्पिटल बड़ी कॉलेज भी है, उस समय में भी यही था, पीपीपी मॉडल के हिसाब से आया था। वो भी ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर भी हमारी मांग यही रही थी कि लोकल लोगों की भर्ती होनी चाहिए, और वो भी 85%। तो आज हम लोग देख रहे हैं जायडस भले ही प्राइवेट है, उस समय भी ऐसा ही था। गवर्नमेंट की जो जमीन थी उस पर ये 99 ईयर का एग्रीमेंट करके पूरा प्रोजेक्ट ले लिया है। तो उसमें भी हमारा 85% हमारा हक है। उसमें भी आज सिक्योरिटी से लेके, लेबर से लेके, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट एएनएम जीएनएम वाले हैं, और दूसरे जो एमबीबीएस वाले हैं, पीजी वाले, एमडी वाले, जितने भी लोग हैं, उसमें से हमारा हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेटिव में भी है, एचआर डिपार्टमेंट में भी है। हर लोग दाहोद जिले के, डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल लोग हैं। उसी तरह से ये दूसरा जो है वो टेक्निकली प्रोजेक्ट है पूरा, वो पूरा मेडिकल प्रोजेक्ट था, ये पूरा टेक्निकल प्रोजेक्ट है। तो टेक्निकल प्रोजेक्ट में इसी पीपीपी मॉडल के हिसाब से यहाँ 85% रूल्स के हिसाब से, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, अपना खुद का नहीं बोल रहा हूँ, कि भरना ही पड़ेगा। और उसको फॉलो करने के लिए जैसे नहीं होता है तो फिर यहाँ के जो जनता है, जिसे, और यहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है सारे, और जितने भी संगठन हैं, और जितने पार्टियां शब्द है, सब लोग मिलकर इन पर इनका जवाब हम देंगे कि नहीं, हमको 85 चाहिए। और ये तो सीमेंस कंपनी हो या गवर्नमेंट है, देना ही पड़ेगा। ये हम दावे के साथ कहते हैं, रूल्स के हिसाब से कहते हैं, और देना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं होता है तो ये जवाब हम उस समय कैसे देंगे, वो तो यानी हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी संगठन हैं, जितनी पार्टियां, सब मिलकर करेंगे। ये आदिवासी समाज की लड़ाई है, पर ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज की ही इसमें हम रिक्वायरमेंट चाहते हैं। जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, जो बाहर से जितने आज 40 साल 45 साल से जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, इससे पहले भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो व्यापारी लोग हैं, नगरजन है ना, और जो रेलवे में भी बहुत साल पहले लगे थे, उसके भी परिवार यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो भी यहाँ क्या क्या रहते हैं। उन सभी जो दाहोद डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, उन सब को इसमें 85 ऐड होने चाहिए। और बहुत सारे संगठन इसमें अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में 85 से कम हम इसमें उम्मीद भी नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स है, वो देना ही पड़ेगा इनको। तो ये हमारी मांग है जी। बहुत बहुत धन्यवाद बामने साहब आपका, जो आपने अपनी दिल की बात है पर रखी, और अपने समाज की जो समाज हित की बातें रखी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो इस समय जिस प्रकार से दाहोद के हमारे बीच में जो कि आदिवासी समुदाय के, आदिवासी समाज के एक जागरूक और संघर्षमय जीवन जीने वाले केतन कुमार बामनिया साहब को हम सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि सीमेंस के अंदर उनको न केवल आदिवासी समुदाय, लेकिन जो दाहोद जिले में रहते हैं उन सब की 85% हिस्सेदारी उसमें होनी चाहिए। जब हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम हमारी तरफ से नहीं, पर सरकार के जो परिपत्र है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि एचआर की बात कहें या और भी कुछ हम बातें करें, तो यहाँ के लोकल लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए। और यह सही है, क्योंकि लोकल लोग इसमें रहेंगे तो लोकल भाषा है, उनका खान पान, उनकी रहनी करनी सब लोकल है। और एक बात बीच में उन्होंने यह भी रखी, पलायन की बात करी। सच में हमारे दाहोद के जितने भी हमारे गरीब तबके के आदिवासी भाई बहन है, उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनके शिक्षा के ऊपर इस पलायन के चलते बहुत ही गहरा असर देखने को मिलता है साथियों। क्योंकि जब वो बच्चा छोटा ही रहता है, जब उसको पढ़ने की उम्र रहती है, तो उनके माता पिता दाहोद को छोड़कर सूरत, अहमदाबाद, वलसाड़ व्यापी कहीं दूर जाकर, कहीं किलोमीटर दूर जाकर वो नौकरी करते, मजदूरी करते, तो उसके चलते समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने बीच में झायडस की भी बात यहाँ पर बताई कि झायडस मेडिकल कॉलेज में जब बातें आई थी तो वहां पर भी 85% हिस्सेदारी की उन्होंने बात करी कि हमारे लोकल, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे नर्सिंग डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, डॉक्टर्स हो, जो भी है, यहाँ पर भी उन्होंने बातचीत करी और काफी हमने चर्चा की है। उन्होंने यह भी आह्वान किया है कि जो रेल मिनिस्टर और यहाँ के जो रेल के कारखाने, सीमेंस के जो ऑफिसर है, उन सबसे निवेदन भी किया है कि वह इस बात के ऊपर गंभीरता और से विचार करे, इस बात के ऊपर मंथन करे और सोचे। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने खुद
जब यहाँ पर दाहोद में आए थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मेरे क्षेत्र के लोगों को मैं यह 20,000 करोड़ की सौगात में देता हूं। यह मेरे मन की, उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पर आता था, ये वीरान पड़ता था, ये वीरान जगह थी, और ये जो छोटे छोटे डूंगरे हैं, मुझे बहुत इसके ऊपर दर्शन था। ऐसा उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और उसी के चलते उनका दर्शन भी यहाँ पे पूरा होता है। एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, और उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर ये आएगी तो 10,000 युवाओं को रोजगार भी यहाँ पर मिलेगा। बस इंतजार है इस बात का कि हमारे आदिवासी भाई बहनों को, और ना केवल हमारे आदिवासी भाई बहनों को, नेताजी ने कहा कि सामाजिक संगठन कार्यकर्ता साहब ने बताया कि पूरे हमारे दाहोद जिले के लोगों को 85% वो नौजवानों को जो योग्यता रखते हैं उन्हें एक मौका दिया जाए। और ये भी उन्होंने बात रखी यहाँ पर कि यदि उन्हें यहाँ पर प्रैक्टिकल की बात बताई गई कि जिस प्रकार से पुराने जमाने में लोग कम पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर रह रहकर उनका एक अनुभव तजुर्बा बढ़ा, तो उनको यहाँ पर रखकर उनको इस प्रकार से एक प्रायोगिक बातें भी उनके साथ की जाए। और हालांकि दुख के साथ हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जब रेल मंत्री रेल मिनिस्ट्री जो यहाँ पर जो आए थे, समय वो नहीं दे पाए, या कहें कि इनकी बात वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन वहां पर हमारी दाहोद की लोकल मीडिया ने एक सवाल जरूर खड़ा किया था कि लोकल लोगों को काम पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल दाहोद के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि दाहोद के लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भी यहाँ पर भी कल भी कहा कि दाहोद के लोकल लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कब दी जाएगी प्राथमिकता, कब ये बेरोजगार युवाओं को काम मिलेगा। बहुत सारे सवाल तो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7, और आप क्या कहना चाहते हो? क्या दाहोद वासियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? कब तक युवा अपनी डिग्रियों को, अपने सर्टिफिकेट को लेकर, अपने रिज्यूम को लेकर, हाथों में लेकर यूं ही घूमता रहेगा? कब तक वेबसाइट की खोज कर उसमें उस चीजों को सबमिट करता रहेगा? क्योंकि यहाँ पर एचआर की ठीक से सुविधा ना होने के कारण उन्हें यह नहीं पता चल रहा है कि यह किस जगह पर जा रहा है। तो लोकल तंत्र के साथ रहकर, सीमेंस को लोकल यहाँ के तंत्र के साथ रहकर एक साठगांठ के साथ काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं, जल्द मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जोहार जोहार, जय जोहार।